हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है सारे दोस्तों का। उम्मीद करना सब ठीक होंगे और सरिश्वा ठीक मेरे भाई। मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आज की एक और ज़बरदस्त क्लास में, जिसमें कि बहुत ही बेहतरीन और उम्दा टाइप के आप कह सकते हैं क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। आज आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस भी मैं ऐड किए हैं, वो भी करवाऊंगा। ठीक है, लास्ट में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी करवाऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वो भी ज़रूर देखिएगा और रिव्यू दीजिएगा कि कैसे लगे आपको। ठीक है, रिव्यू देके बताइएगा कि कैसे लगे हैं आप। अगर मैं कंटिन्यू भी करूं तो आपको अच्छे से समझ आ रही हैं वो चीज़ें कि नहीं आ रही। अगर तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मैथ मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ, तो मैं ही ट्राई करूंगा धीरे धीरे आपको मैथ्स भी करवाने का। ठीक है, सो चलिए, स्वागत है आप सभी दोस्तों का। जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाइएगा और अगर क्लास आपको अच्छा लगेगा तो सभी दोस्त साथ साथ में लाइक भी कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाएगा, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी स्पेशली क्लास के रिलेटेड, ठीक है, या किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और साथ साथ में अपने आंसर्स भी देते जाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स के लिंक होंगे, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ से आप एडिशनल जो क्वेरीज आपकी रहती हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास के मैथ भी आएगा, मैथ थोड़ा लास्ट में होगा। ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन जो हैं वो मैथ्स के होंगे, तो उनके रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मैथ जो है वो कैसा लगा है। बाकी सब ठीक है, बाकी जी के जेस अपनी ओके चल रही है। तो पहला क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है कि वो टाइड्स बताइए जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बीच में छोटा सा लीस्ट डिफरेंस के साथ आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइड्स हैज़ लीस्ट डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स। ठीक है, और टाइड्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो टाइड्स आती कब हैं? जब मून का, स्पेशली मून का ग्रेविटेशनल पुल जब लगता है चांद का, उस वजह से जो है वो टाइड्स बनती हैं। ठीक है, और इसमें सन का भी रोल रहता है और अर्थ का भी रोल रहता है। तो इसमें आंसर जो है वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नीप टाइड्स। अगर हम नीप टाइड्स की बात करें, नीप टाइड जो है वो लीस्ट डिफरेंस होता है, बहुत कम सा डिफरेंस होता है हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बीच का। नीप टाइड्स जो है वो कब आती हैं? जब 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट एंगल बनते हैं ना। ठीक है, राइट एंगल मालूम है ना सभी बच्चों को। राइट एंगल जब बनेगा 90 डिग्री का एंगल, तब जो है नीप टाइड्स आती हैं। इसमें पोजीशन क्या होती है? इसमें पोजीशन रहती है, इस जगह सन होता है, इस जगह पे अर्थ होती है और इस जगह पे जो है मून होता है। इस जगह पे मून होता है। जब इस पोजीशन में ये तीनों हो जाते हैं तब जो है वो नीप टाइड्स आते हैं। क्लियर? तब कौन से आते हैं? नीप टाइड्स जो है वो क्लियर आते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे भाई। जो जो चीज़ें मुझे लगेंगी एक्सप्लेन करने लायक हैं, या इनसे कुछ इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, वो डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा। इस पे क्वेश्चन सीधा पूछ सकते हैं कि राइट एंगल पे कौन से टाइड्स आते हैं, तो नीप टाइड्स। एक स्प्रिंग टाइड का मोस्टली पूछते हैं, स्प्रिंग टाइड्स। और स्प्रिंग टाइड्स कब आते हैं? स्प्रिंग टाइड्स आते हैं फुल मून पे। ठीक है, जब फुल मून होता है, या फिर आप कह सकते हैं न्यू मून होता है, फुल या फिर न्यू मून, इस टाइम पे जो है वो स्प्रिंग टाइड्स आते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द कंट्री ऑफ विंड्स। ठीक है, विंड्स की कंट्री जो है वो किस कंट्री को कहा जाता है? कोशिश कीजिएगा आप सभी दोस्त, जो जो आंसर्स आपको आते होंगे साथ साथ में आंसर देते जाएंगे। इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये विंड्स आ गया, एक क्वेश्चन बनेगा लेक्स, कंट्री ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है। फिर राइजिंग सन, राइजिंग सन। जो जो प्रोबेबिलिटी होगी क्वेश्चन आने की, जो जो टॉपिक मैं स्पेशली आपको पढ़ाता हूँ, उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकेंगे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि कुछ छूटे ना। अगर कोई छूट भी जाए तो आप बता सकते हैं, उसको हम फिर से भी कवर कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और नॉलेज एंड एनलाइटमेंट। ठीक है, ये चार जो है इनके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और जिन जिन भाइयों को आंसर पता होंगे उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आंसर भी साथ साथ में देते जाएंगे। और अगर क्लास आपको अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा आप सभी दोस्त, एटलीस्ट जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक जो है वो कर दीजिएगा। ठीक है, साथ साथ में लाइक भी करते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्री ऑफ लेक्स जो है वो किसे कहा जाता है। किस देश को कंट्री ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है? तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? फिनलैंड हमारा आंसर आ जाएगा। एक मिनट, कलर दूसरा कर लेता हूँ। ठीक है,
इसमें क्या आंसर आ जाएगा, फिनलैंड जो है वो आंसर आ जाएगा। कंट्री ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है, तो कंट्री ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है जापान को। मिडनाइट सन वाली कंट्री किसे जाता है, तो ये कहा जाता है नॉर्वे को। कंट्री ऑफ एनलाइटमेंट एंड नॉलेज जो है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है हमारे प्यारे भारत को, ठीक है, इंडिया को, भारत को कहा जाता है। क्लियर। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन की कि कंट्री ऑफ विंड्स जो है वो किसे कहा जाएगा, तो डेनमार्क के साथ जो जो भाई आज जा रहे हैं इनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डेनमार्क इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। यहां तक क्लियर है। किसी क्वेश्चन में किसी भाई को कोई डाउट वगैरह रह जाए तो आप बता दीजिएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following layers lies immediately above the troposphere? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप जो बच्चे पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी कि लेयर्स जो है वो कैसे हमने याद करनी है एटमॉस्फेयर की। किसी बच्चे को याद है? चलो जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी बता देता हूँ, लिख लो। ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम्स, ठीक है, ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम्स, ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसकी मदद से हम जो है वो लेयर्स जो है वो याद कर सकते हैं। टी आर सबसे पहले हम लेंगे, टी आर से आ जाएगा ट्रोपोस्फेयर। एस टी इससे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे है ना ये, तो इससे आ जाएगा स्ट्राटोस्फेयर। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो साथ साथ में आप दोस्त जो हैं वो लिखते जाएंगे। एम ई तीसरे नंबर पे आता है, तो इस पे कौन सा आ जाएगा, मीजोस्फेयर। ठीक है, आई एन आता है फोर्थ नंबर पे, इस पे आ जाएगा आइनोस्फेयर। टी एच ई से कौन सी लेयर बनती है, थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर, तो ये कितने नंबर पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 5वें नंबर पे। ई एक्स से कौन सी बनती है, एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितने नंबर पे, 6ठे नंबर पे। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको मालूम होगा, जो कुछ नए बच्चे हैं हो सकता है उनको ना मालूम हो, तो इस तरह से जो आप याद कर सकते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बताइए कि ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी आएगी। तो ट्रोपोस्फेयर है 1 नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे कौन है, स्ट्राटोस्फेयर। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्राटोस्फेयर इज द राइट आंसर। नोट सभी दोस्त बनाते जाएंगे साथ साथ में, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है ये चीज। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू विच कलर। लिटमस पेपर केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। लिटमस पेपर आपने टर्म सभी दोस्तों ने सुनी होगी। लिटमस पेपर क्या होता है, एक टाइप का न्यूट्रल होता है आप कह सकते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर न्यूट्रल होता है। ठीक है, एक टाइप का न्यूट्रल टाइप कह सकते हैं। इसको क्या होगा कि ये अगर आप इसको रेड में डालेंगे, ठीक है, तो ये ब्लू हो जाएगा, ब्लू कलर होगा तो रेड हो जाएगा। ये कैसे करेगा चेंज कलर, ये करेगा एसिड और बेस के बेस पे। ठीक है, एसिड और बेस के ऊपर करेगा ये कलर। बेस होता है क्षार, ठीक है, एसिड होता है अम्ल, क्षार और अम्ल। अगर लिटमस पेपर का कलर रेड हो गया है तो इसका मतलब वो चीज जो है वो एसिडिक है। अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो गया है तो इसका मतलब वो चीज कौन सी है, बेस है वो। क्लियर, वो है बेस। ये इसकी बेसिक सी है। इसमें एक पीएच स्केल होता है जो कि 0 से 7 और 7 से 14 का होता है। 0 से 7 तक एसिड होता है और 7 से 14 तक बेस होता है। ये इसका बेसिक था। क्लियर, तो यहां पे इन्होंने बोला है कि रेड लिटमस पेपर जो है वो कौन से कलर में कन्वर्ट होगा, बेसिक सोल्यूशन पे, बेस सोल्यूशन आप सिंपल बोल सकते हैं इसको। तो ये ब्लू कलर में हो जाएगा। कौन से पे, ब्लू कलर पे। यहां पे ऑप्शन में ब्लैक 2 बार आ चुका है, आप इसको काट के एक को ब्लू लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ब्लू जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो कि हमने खुद से ऐड किया है, ब्लू बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके जो भी क्वेरीज रहेंगी, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लास्ट में कर लेंगे। और जो कुछ भाई अभी जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, लास्ट में हम कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो आप सभी दोस्त रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो कैसे लगे। मैं कोशिश करूंगा आपको पढ़ाने की, ठीक है, आप रिव्यू दीजिएगा, देन आगे हम उसके ऊपर देखेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए फॉलोइंग ऑप्शंस में से पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोथ स्पीसीज गेट हार्म्ड। दिए गए ऑप्शंस में से बताइए कि किस में, कौन सी पॉपुलेशन इंटरेक्शन में बोथ स्पीसीज जो है वो हार्म्ड होती हैं, या उन दोनों को नुकसान होता है। इसकी अगर आपको मैं सिंपल सी एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप जेकेएसएसबी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस पे एक सीट है और 2 बच्चे हैं कंपटीशन में, एक है ए और एक है बी।
ठीक है, एक है ए और एक है बी, इन दोनों को ये सीट चाहिए, ये दोनों बच्चे जो हैं इसके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो किसी ने बोल दिया, जो बंदा ये सीट प्रोवाइड करवा रहा है उसने बोल दिया आप दोनों फाइट करो। ठीक है, आप दोनों फाइट करो, जो जो जीत गया उसको ये सीट मिल जाएगी। आप दोनों फाइट करोगे, दोनों का नुकसान होगा, क्योंकि दोनों एक चीज के लिए लड़ रहे हो, सेम चीज के लिए लड़ रहे हो, दोनों का नुकसान होगा, ए को भी लगेगी बी को भी लगेगी। तो इसमें दोनों स्पीसीज का जो है वो आप कह सकते हैं हार्म होता है। ठीक है, तो यही सेम चीज जो है ये आता है किसमें, कंपटीशन में। ऑप्शन नंबर डी, यहां से आप कंपटीशन से भी आइडिया ले सकते थे कि जहां पे कंपटीशन हो जाएगा किसी चीज के लिए, ठीक है, जिस चीज के लिए कंपटीशन हो जाएगा वहां पे जो है वो दोनों स्पीसीज जो है वो हार्म्ड होंगी। ठीक है, वो दोनों स्पीसीज जो है वो हार्म्ड होंगी। क्या पूछा है, हाँ हाँ ठीक है, सही है सही है। चलिए क्लियर है ये चीज, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। यहां पे दो अलग अलग चीजें एक सेम रिसोर्स के लिए लड़ाई करती हैं। आ जाएंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। लैंथेनॉइड्स जो हैं वो कौन से एलिमेंट्स के ब्लॉक से बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड्स जो हैं, आई की जगह ओ कर सकते हैं, ओ आई। ठीक है, लैंथेनाइड्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के कौन से ब्लॉक से मेंशन्ड हैं या बिलोंग करते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ब्लॉक रहता है, वो रहता है पी ब्लॉक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जब सबसे ज्यादा जहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें आंसर आ जाएगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या होता है, इसमें मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, लिख लेंगे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ये सभी जो हैं वो पी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। और हम अगर बात करेंगे लैंथेनाइड्स की तो ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे एफ ब्लॉक्स में, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहां पे बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कमेंट्स आप सभी के मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, आप सभी के कमेंट दिख रहे हैं। मैं मेंशन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्लास के बीच में करूंगा तो वो टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट लूंगा तो बाकी 20 बच्चे 30 बच्चे जो देख रहे होंगे वो डिस्टर्ब होंगे। सो मैं ट्राई करूंगा कि जो हमारा लाइव रहता है वीकली जो हम करते हैं, ठीक है, उस पर जो आपके कमेंट्स होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं, वो कर दिया करो, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं क्लास होने के बाद इसको देख लिया करूंगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following is an example of simple permanent tissue in plants? Simple permanent tissue in plants, दिए गए ऑप्शंस में से इनमें कौन सा एग्जाम्पल जो है वो बिल्कुल सही बैठेगा। इनमें परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ना, इनमें दो तीन चीजें आती हैं, तीन नाम आते हैं। ठीक है, सबसे पहले है पेरेंकाइमा, दूसरे नंबर पे नाम आ जाएगा कोलेंजाइमा। ये बीच में मैं इसलिए स्पेस डाल रहा हूं ताकि आपको प्रोनाउंस करने में, आपको पढ़ने में इजी हो जाए। ठीक है, अदरवाइज ये नाम जो है ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा स्कैलरिन काइमा। ठीक है, तो ये जो तीन नाम हैं, ये तीन नाम आप याद कर सकते हैं अगर बात करेंगे परमानेंट टिश्यू प्लांट्स की। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बोलो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम, इन दोनों से भी क्वेश्चन बनता है, ये बेसिक हो चुका है। अभी मुझे लगता नहीं कि कोई बच्चा होगा जिसको फ्लोएम या फिर जाइलम का नहीं पता होगा। बताइए जल्दी से, फ्लोएम और जाइलम में क्या क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है और बहुत बार जो है वो करवा चुका हूं। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम क्या करता है, फूड एंड वाटर। बिल्कुल सही मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। और बच्चों को मालूम है कि नहीं, किसी और का कमेंट नहीं आ रहा। जाइलम वाटर करता है, जाइलम वाटर करता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता, हम बताएंगे, घबराओ मत। ठीक है, जाइलम जो है ये वाटर की सप्लाई करता है प्लांट में, और फ्लोएम जो है ये फूड की। ठीक है, फ्लोएम किसकी करता है, फूड की। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, जाइलम ज से जल, ठीक है, ज से जल, जल माने तो वाटर। ठीक है, फ्लोएम फ से फूड, फूड। ठीक है, इस तरह से आप छोटी छोटी खुद से ट्रिक्स बना के इन चीजों को जो है वो याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
फिजिक्स के क्वेश्चंस जो हैं ये स्पेशली इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड जो कि अलग अलग चीज़ें मेज़र करने के काम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे जल्दी से, सभी दोस्त बताएंगे स्पीड ऑफ विंड जो है वो किससे मेज़र की जा सकती है। आंसर आ रहा बच्चों को ऑप्शन नंबर ए, एनीमोमीटर के साथ मोस्टली बच्चे जा रहे हैं। क्या ये बिल्कुल सही है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोमीटर की। तो हाइड्रोमीटर जो है ये क्या करता है, ये लिक्विड की डेंसिटी मेजर करता है। क्या मेजर करता है? लिक्विड डेंसिटी मेजर करेगा हाइड्रोमीटर। फिर हम बात करेंगे बैरोमीटर की। तो बैरोमीटर क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको मेजर करेगा। बात करेंगे हम सेस्मोग्राफ की। तो सेस्मोग्राफ क्या करता है? ये मेजर करता है, मेजर एंड डिटेक्ट अर्थक्वेक्स। ठीक है, भूकंप, अर्थक्वेक। और बात करेंगे लास्ट में एनीमोमीटर की, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। एनीमोमीटर क्या करता है? स्पीड ऑफ विंड जो है इसको मेजर करता है। स्पीड ऑफ विंड बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सेस्मोमीटर अर्थक्वेक, बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी दोस्त को अगर कोई डाउट रह जाएगा, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, बता देना। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर भाई क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, क्योंकि एटलीस्ट जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उतने भी लाइक नहीं है। ज़्यादा बड़ी चीज़ों की उम्मीद नहीं करता, बस जितने हमारे साथ जुड़ते हैं बच्चे, जब जितनों को हमारे ऊपर भरोसा है, विश्वास है, बस उतने उतने हो जाएं तो खुश हूँ मैं उतने में। ठीक है, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है एक बार सभी वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एनारोबिक डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ। एनारोबिक डिकम्पोजिशन जो है ये किसकी एब्सेंस में होती है? एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें करते हैं और उसमें ऑक्सीजन जो है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म करेंगे उसमें ऑक्सीजन उन सभी को लगेगा। एनारोबिक में वो चीजें आती हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ये विदाउट ऑक्सीजन भी अपना काम करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन भी डिकम्पोजिशन करते हैं। तो उन्होंने यही पूछा है कि एनारोबिक जो है ये किसकी एब्सेंस में भी काम कर सकते हैं, तो वो है ऑक्सीजन, जब करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़िया। सर ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, मैं कांस्टेबल पुलिस, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल जो आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी रहेगी कि सेम टू सेम क्वेश्चंस भी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एट विच प्लेस ऑन अर्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज मैक्सिमम। हमारी धरती जो है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये बीच में इक्वेटर रहेगा, इक्वेटर रहेगा, यहां पे आ जाएगा नॉर्थ पोल, यहां पे आ जाएगा साउथ पोल। क्वेश्चन में पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण, जिसे कि हम ग्रेविटी भी कहते हैं, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, वो पूछा गया है कि मैक्सिमम कहां होगा। मैक्सिमम पूछा गया भाई, मैक्सिमम। मोस्टली बच्चे मैं कह सकता हूं गलत जा रहे हैं, मोस्टली क्या, सभी का आंसर गलत है। चलिए चलिए दीजिए जल्दी से आंसर, एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बट आंसर जो है वो मेरे भाई वो बेड़ चाल वाला, इसमें आपने काम किया है थोड़ा सा, बेड़ चाल वाला काम नहीं करना है, अपने आप पे विश्वास रखो। ठीक है, अगर गलत हो भी जाता है इनकेस तो कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां होती हैं। इक्वेटर, इक्वेटर के साथ जो बच्चे जा रहे हैं, जो बच्चे इक्वेटर के साथ जा रहे हैं, प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल, इक्वेटर वाले बच्चे बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा। मोस्ट ग्रेविटी जो है वो पोल्स के ऊपर होती है, नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, पोल्स के ऊपर मैक्सिमम रहेगी और इक्वेटर के ऊपर मिनिमम रहेगी। ठीक है, पोल्स के ऊपर जो है वो मैक्सिमम रहेगी और पोल इक्वेटर के ऊपर मिनिमम रहेगी। कुक्ड मटेरियल, गुड। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे मेरे सभी भाई, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 361,
द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल की अगर 0 डिग्री पे होगा, ठीक है, केल्विन स्केल अगर 0 पे है, 0 उसका टेम्परेचर है, तो बताइए वो किसके बराबर है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिएगा, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये तीनों अलग अलग रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ये तीनों जो है वो अलग अलग रोल प्ले करेंगे। बात करेंगे हम 0 केल्विन, इन्होंने बोला हुआ है 0 केल्विन, इन्होंने बोला हुआ है, ये किसके बराबर होगा। अगर हम बात करेंगे डिग्री सेल्सियस की तो -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। अगर हम बात करेंगे फ़ारेनहाइट की तो ये -459.67 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है चीज? अब बताइए जल्दी से कि इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं ए नहीं। देखो मैं इसलिए ये आपको लिख के मैंने आपको इसलिए ये चीज बताई ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसमें, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो सको, इसलिए ये लिख के बताइए। देखो मैंने क्या बोला, -273, ये आपने यही देखा सिर्फ, बट इसके आगे ये के भी देखो ना, ये केल्विन को मेंशन कर रहा है। अगर यहाँ पे सेल्सियस होता या सी होता तो फिर ये आंसर सही हो जाता। ठीक है, -100 केल्विन ये तो है ही नहीं। ये जो है ये टर्म भी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी की टर्म सही है, बट आगे के भी तो लिखा हुआ है भाई, इसको भी तो देखो। अगर के की जगह एफ होता तो फिर ये आंसर हो सकता था, फ़ारेनहाइट होता फिर होगा। क्लियर? देखो मैं आपकी चीज समझ रहा हूं, आपका डाउट समझ पा रहा हूं। आप इन टर्म्स को देख के बोल रहे हैं कि सर ए होगा या डी होगा, बट मेरे भाई इसके आगे के सिंबल्स भी देखो। ये जो इसके आगे सिंबल्स है ना, रुको, ये इसके आगे सिंबल्स है ना, ये भी देखो। ठीक है, ये केल्विन को मेंशन कर रहे हैं। अगर ऑप्शन ए में के की जगह सी होता तो आंसर होता, या ऑप्शन डी में के की जगह एफ होता तो ये आंसर होता। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। दिए गए ऑप्शंस में से सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू। सर आपका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है मेरे भाई, बताओ मेरे को। जहां पे आपको लग रहा है नहीं है क्लियर वो बताओ। आपको इतने अच्छे से समझा रहा हूं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार। 5 मिनट मैंने एक क्वेश्चन पे लगा दिए। मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। केल्विन अलग है, सेल्सियस अलग है, ठीक है, सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, वो सब आपको एक एक एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। फिर इसमें आपको क्या लग रहा है कि कहाँ से क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट मेरा। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे करवाऊँ, ऐसा अगर आपको लगता है कि मैं इस तरह से क्वेश्चन करवाऊँ कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा भाई, ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सा आंसर है, इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही आंसर है, चलो। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चलो अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको भाई वैसा लगता है तो मैं वैसे भी करवा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको वैसे क्वेश्चंस चाहिए तो मैं वैसे करवा दूंगा। मैं ऐसे बेफालतू में इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे क्या ही मिलेगा उसका। और लास्ट में आपके ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। चलिए कोई बात नहीं। कैलोरीफिक वैल्यूज की बात करेंगे। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? इसमें हीट जो भी एक चीज के द्वारा प्रोड्यूस होती है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक चीज है, इसको हम जलाएंगे, इसको हम बर्न करेंगे, जब तक ये पूरा कंप्लीट बर्न नहीं हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है, वन को कहते हैं कंबंशन, कंबशन, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक जो इसकी हीट देगा, ये पूरी टोटल हीट देगा, वो सबसे कम पूछा इन्होंने, किसमें देगा, कौन सा ऑब्जेक्ट देगा दिए गए ऑप्शंस में से। क्लियर? वो सबसे कम कौन सा देगा। बात करेंगे, जाने माने ऑप्शंस हैं। पेट्रोल, देखो पेट्रोल, केरोसिन, हाइड्रोजन, आपको पता है ये आग लगाने के काम आते हैं। ठीक है, अगर कोई सूखी गीली चीज़ है उस पर आग नहीं पकड़ता तो उसमें डालो तो एकदम से आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब इनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल की, तो पेट्रोल की आ जाएगी 45,000। कैरोसिन की बात करेंगे तो इसकी भी वैल्यू 45,000 आ जाएगी। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसकी 1,50,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे कम दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वुड है। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए वुड बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मोस्टली इसमें ऑप्शन एक इथेन भी दिया जाता है।
मोस्टली इसमें एक ऑप्शन इथेन दिया जाता है, तो अगर वुड ना दिखे आपको तो इथेन पकड़ लेना, इथेन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ चलो भाई, अब ये क्वेश्चन है एक मैथ का, इसके बाद फिर से मैथ के क्वेश्चन आएंगे एक दो क्वेश्चन के बाद, ठीक है। चलो ये मैथ के क्वेश्चन भी करवाता हूं, और इनको देख के मेरे को सभी दोस्त एक बार रिव्यू जरूर दे देना कि क्वेश्चंस जो है आपको कैसे लग रहे हैं। ये जेकेएसएसबी बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, जहाँ इनके रिलेटेड के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये वैसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड अ रूम, डायमेंशन ऑफ 36 मीटर, लेंथ है 36 मीटर रूम की, ब्रेथ गिवन है 12 मीटर रूम की, ठीक है, और हाइट मेंशन है 9 मीटर। ये देखिए यहाँ पे मेंशन हैं चीजें, ये क्लियर है। और इन्होंने बोला है कि उस रूम में सबसे लंबा पोल जो है हम कौन सा क्रिएट कर पाएंगे। एक मान लीजिए इस टाइप का रूम है, ऐसे बना लीजिए, तो ये यहां से लेके इस कॉर्नर तक जो होगा यही होगा ना लंबा पोल। ऐसे रखेंगे ये तो लंबा नहीं होगा, ऐसे रखेंगे ये भी नहीं होगा, यहां से यहां तक ही होगा। क्लियर, ये चीज समझ गए। अब इसको निकालने के पीछे का फॉर्मूला क्या होता है? इसको निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ये होता है इसके निकालने का फॉर्मूला। चलिए सभी दोस्त क्लास में ध्यान देंगे प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। सभी दोस्त क्लास में ध्यान देंगे, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट्स थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, ठीक है, ताकि आपको चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ, जिसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वो आपको अच्छे से समझ आ सके, अच्छे से भाई बन के समझेंगे सभी दोस्त। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम देखेंगे 36 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस एच क्या है 9 का स्क्वायर। आपको ये दो के स्क्वायर तो मालूम होंगे। 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? स्क्वायर्स निकालने आते हैं, डबल डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ये 36 है, 6 का 36, 3 का 9, 6 ते 18, 18 दूनी 36, 6 9 12, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। 36 का स्क्वायर आ जाएगा 1296 प्लस 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 12 का आ जाएगा 144 प्लस 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 81, ठीक है। 12 का और 9 का तो मेरे को लगता है आपको याद हो गए। अगर डबल डिजिट के ऐसे निकालने नहीं आते हैं तो इनको इस तरीके से निकालते हैं। अब इनको कर लेंगे हम दोस्त, प्लस कर लेंगे। क्लियर, इनको सिंपल प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस करके 1296 144 और 81, 6 10 11 1 10 18 22 2 2 2 2 4 1 5 और 1, ये आ जाएगा हमारा कितना? अंडर रूट 1521। यहां तक ये आ गया हमारा। यहां तक आप सभी को क्लियर है? यहां तक किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं है ना इस चीज पे? अब अंडर रूट 125 जो है वो हम कैसे निकालेंगे? अब हमें नहीं पता है, मान लीजिए कि हमें नहीं पता है, यूनिट डिजिट के साथ हम चीज़ों को निकालते हैं। ये आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ पता होना चाहिए, यूनिट डिजिट वाला मेथड। अब हम 3 का यूनिट डिजिट जो है वो 9 आएगा, 1 का यूनिट डिजिट 1 आएगा, 5 का यूनिट डिजिट 5 आएगा और 9 का यूनिट डिजिट 1 आ सकता है। तो दिए गए ऑप्शन में लास्ट डिजिट जो है वो 1 है, तो मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए भी इसमें नहीं आएगा और ऑप्शन नंबर सी भी इसमें जो है वो नहीं आएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी भी इसमें नहीं आएगा। पीछे बचे हैं कौन कौन से? 41 और 39। तो चलिए इन दोनों का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। इतना सा तो क्योंकि हम निकाल ही सकते हैं। 1 का आ जाएगा 01, 4 का आ जाएगा 16, 4 1 4, 4 2 8, ठीक है 8, यहां तक हो गया। तो ये आ जाएगा 1681, कुछ इस तरह से ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। बट ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 1500 है, ये तो ज़्यादा हो गया, ये 1600 हो गया ना, तो दिए गए ऑप्शन में तो 1500 है। तो फिर इसका मतलब बचा हुआ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 39 ही हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी भाई को कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये डबल डिजिट का जो स्क्वायर निकालते हैं ये भी मैं आपको एक स्पेशल क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। अब 39 का स्क्वायर निकाल के देख लें कैसे है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 हमने यहाँ लिख लिया, 3 का स्क्वायर 9 यहाँ लिख लिया, फिर 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, फिर 27 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 54, ठीक है, 1 2 और ये आ जाएगा कितना? 15, एक कैरी और 15, 1251 बिल्कुल सही हो जाएगा। सर जीरो के आगे भी तो है, जीरो के आगे क्या है भाई बताइए? यहाँ पे जीरो तो मेंशन ही नहीं है कहीं पे। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन जो है वो किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट्स जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। कौन सा? ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसको कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहा जाता है? बिकॉज बिकॉज दे नीड बोथ वाटर एंड सॉइल टू सर्वाइव। क्योंकि इसको पानी और धरती इन दोनों की जरूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अब आगे, अभी 4-5 आगे हम क्वेश्चंस करेंगे मैथ्स के। 4-5 आगे किसके क्वेश्चन करेंगे? मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई आ जाओ। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 650। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का एसपी माइनस सीपी का डिफरेंस जो है वो कितना है? 650 इन्होंने दिया हुआ है। और इन्होंने बोला कि उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 25%। एक चीज आप समझेंगे सभी भाई, ठीक है? अगर मैंने 100 रुपए की चीज ली है, मेरे को इसके ऊपर 25% प्रॉफिट हुआ है, तो ये 125 हो गया ना, मेरे पास 125 आया। ठीक है? तो अगर बोलेंगे कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो मैं 125% लिखूंगा ना, सिर्फ 25 तो नहीं लिखूंगा। ठीक है? सिर्फ 25 तब लिखूंगा जब मेरे को 75% जो है वो लॉस होगा। 75% अगर मुझे इसमें लॉस होगा, तो 100 में से हम 75 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा। क्लियर? ये चीज आप समझ गए कि 25 को हम कैसे मेंशन करेंगे? 125% का हमें हुआ है टोटल। क्लियर? 125% का। अब आगे देखिए दिया गया क्या है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये होता है इसको निकालने का फॉर्मूला। अब देखेंगे सीपी हमने लेट कर लिया। लेट करनी पड़ती है इसमें चीज़ें, ये मालूम है ना आपको। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, जहाँ हमें एग्जैक्ट वैल्यू उस चीज़ की नहीं मालूम होती है, उसको हम लेट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, एक बच्चे का आंसर निकाला है, बहुत बढ़िया, वेल डन, शाबाश। एक दो बच्चों के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसको हम लेट करेंगे 100x इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 25%। तो कितना हो जाएगा? 125x हो जाएगा ये। और ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? 100x इंटू 125x, ये किसके बराबर है मेरे भाई? 650 के बराबर, क्योंकि इन्होंने डिफरेंस यहां पे मेंशन किया हुआ है, 650 है। ठीक है? तो अगर हम आगे आगे प्रोसीड करते हुए 125 में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये x निकालना, यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है? तो ये 25x आ जाएगा। 100 में से 125 जाएगा तो ये 25x आ जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू यहां पे निकालनी है। और ये किसके बराबर दिया हुआ है? 650 के बराबर दिया हुआ है। तो x के साथ 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको यहाँ से इधर करेंगे तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। ये चीज मालूम है ना? अगर कोई टर्म एक साइड पे प्लस हो रही है तो दूसरी साइड इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है? और सेम ही माइनस की प्लस हो जाएगी, और मल्टीप्लाई की जो होगी वो डिवाइड होगी, और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है? ये एक गैस दिया आपने, बहुत बढ़िया, गैस भी बहुत अच्छा आपका। ठीक है? यहां तक क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये x किसके बराबर हो जाएगा? x हो जाएगा हमारा 650 डिवाइडेड बाई 25 के बराबर हो जाएगा x। अब इसको काट लेते हैं। 25 दूनी 50, पीछे कितना बचा? 15, फिर 150 बच गया, तो ये आ जाएगा 100 के साथ आएगा 4 बार, और 2 6 बार आ जाएगा। तो 26 के साथ जो है वो 650 पूरी तरह कट जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास यहां क्या हो जाएगी? 26 वैल्यू हो जाएगी किसकी? x की। ठीक है? क्लियर? तो 26 जो है ये x की वैल्यू हो जाएगी। अभी हमारा आंसर नहीं आया है। 26 x की वैल्यू हो जाएगी। अब उन्होंने पूछा कि सेलिंग प्राइस बताइए कि उसने बेचा कितने में होगा। यहां तक क्लियर है? ये रब कर रहा हूं। अब देखिए आगे। अब उन्होंने बोला है x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 26। अब उन्होंने बोला कि एसपी निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? हमें प्रॉफिट है 25% का, तो वो हो जाएगा 125 टोटल। अब हम 125 को 26 के साथ गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? यहां तक चीज समझ आ चुकी है सभी दोस्तों को? ठीक है? चलिए 26 बचा, 30 जीरो, फिर ऊपर करेंगे 5 लगेगा, यहां 7
0 2 5 1 0 5 7 5 12 2 1 3 3 50 32। ये ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई छोटी मोटी ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको करनी आती होंगी और आनी भी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी आती होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बट आते हैं। यहां पे इन्होंने पूछा है कि ये कार्ड्स होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते जिन्हें हम बोलते हैं प्लेइंग कार्ड्स, ये उनसे संबंधित क्वेश्चन है। इसमें टोटल कार्ड्स होते हैं 52। टोटल कार्ड होते हैं 52, जो कि इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। और इन्होंने बोला हुआ है कि उसमें डायमंड जो है वो ऐसे करके उसकी शेप रहती है, आई थिंक। और डायमंड वाले जो है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें आउट ऑफ 52। आउट ऑफ 52 तो डायमंड जो है ये कार्ड कितने होते हैं? डायमंड के कार्ड कितने होते हैं? ये होते हैं 13। ये चीज़ें हमें इसमें थोड़ी बहुत ही मालूम करनी पड़ेंगी कि कौन सा कितना होता है, कितने नंबर होते हैं। ये 13 होते हैं टोटल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सिंपल 52 को अगर हम 13 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 दूनी 26, 26 और 26 52, ठीक है 52। 52 4 के साथ इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे करके भी देख लो, नहीं तो 3 4 12 1 4 1 4 1 5 5, ठीक है। 52 ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। 1/4 की प्रोबेबिलिटी इसकी रहेगी। कितनी रहेगी? 1/4 की प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मैथ समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ आ रहा तो एक बार बता दीजिए और लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को कि हाँ सर समझ आ रहा है। अगर मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन दोगे कि समझ आ रहा, तो फिर मैं ट्राई करूंगा कि बीच बीच में क्लासेस आपको मैथ्स की भी देता रहूंगा। क्वेश्चन में बोला गया है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है एक क्यूबाइड का। टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका? क्यूबाइड का, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ, ये रही लेंथ, ये रही ब्रेड्थ और ये रही हाइट। लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें गिवन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रेड्थ को हाइट के साथ और हाइट को लेंथ के साथ, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर तीनों को प्लस करके सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहां तक चीज समझ आ गई सभी दोस्तों को? चलो करके देखते हैं अब आगे। 2 लेंथ कितनी है? 21, मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, प्लस कर देंगे 25 इंटू 29 प्लस 29 इंटू 21, ये आ गया। 25 से कम 25, 5 2 हासिल, 25 दूनी 50 और 2 52, 525 आ जाएगा इसका। प्लस 25 9 तो ये आ जाएगा 250, 250 में से 25 निकाल लो तो 225 आ गया। उसका लगेगा 5, 25 आ जाएंगे कैरी, 25 आ जाएंगे 225, हाँ 22 आ जाएंगे कैरी में, ठीक है 22 आ जाएंगे कैरी में। फिर 25 दूनी 50, 50 और 22 ये आ जाएंगे 72, ठीक है। 50 और 22 कितने आ जाएंगे? 72। ये मैं पूरा 25 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं है पूरे पूरे को मल्टीप्लाई करने में, सिंगल सिंगल डिजिट का भी कर सकते हैं। जैसे 5 को 9 के साथ कर लिया, फिर 5 को 2 के साथ कर लिया, वैसे भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 725। फिर आगे हम बात करेंगे 21 और 29 की, ठीक है। 21 को 9 के साथ करेंगे 210 आएगा, 21 को 10 के साथ करेंगे 210 आएगा, 9 बीच में से घटा लेंगे, ठीक है 9 बीच में घटा लेंगे तो 201 आएगा। एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, नहीं 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 9 आ जाएगा। 9 29 इंटू 9 2 हासिल, फिर 29 दूनी 60 में से 2 58, 58 2 60, ठीक है 60, ये हो जाएगा इसका। 29 को इसके साथ कीजिए, 29 एकम 29, 9 2 कैरी लग जाएगा, 29 दूनी 58, 58, 58 प्लस 2 60, ये आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? मल्टीप्लाई वगैरह करना आता है ना सभी दोस्तों को? और इन तीनों को प्लस कर लीजिएगा, इन तीनों को प्लस कीजिए। 9 5 5 5 10 19, 9 फिर 2 2 4 और 1 कैसे 5 6 6 12 6 18 और 1 19 और 1 18 18, ये आ जाएगा इन तीनों का सम। और यहाँ पे देखिए ये 2 भी तो है हमारे पास, फिर इसको कर देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई। 859 इंटू 2, 9 दूनी 18, 1 5 दूनी 10, 1 1 हासिल, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, 3718 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
37 सिलेबस सिलेबस सिलेबस, ठीक ठीक ठीक। चलिए यार देखो मेरी बात सुनो, जब ना कोई वैसी चीज़ होती है ना कि आपको समझनी है या चीज़ें थोड़ी, आप मेरे को बोलते हो कि सर मैथ कराओ रीजनिंग करवाओ, आप समझते हो नहीं, सभी यहाँ पे कमेंट्स में लगे हुए हैं दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़। इसका कोई मीनिंग है क्या, मेरे को ये बताओ। जो चीज़ समझा रहा हूँ, जो चीज़ें समझने वाली हैं, मैथ रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आपको मार लगती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका नुकसान यही करवाएंगे। फिर आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ इतने अच्छे से मेहनत से तैयार की है कि ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, और आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे। उसको समझिए, उसको देखिए, अदरवाइज हाँ ठीक है क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, 3718। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्लॉक हो जाओगे भाई, मैं आपको बता रहा हूं, चुप हो जाओ। एम, दानिश, ये नाम ले रहा हूं, ठीक है, ये चुप हो जाएं, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। ये लास्ट मैसेज होगा, इसके बाद ब्लॉक कर दिए जाओगे, ये वार्निंग है मेरी तरफ से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। फिर भाई देखो, अगर एक बार ब्लॉक हो गए ना, फिर कोई क्लास नहीं देख पाओगे, मैं बता रहा हूं। फिर पेड कोर्स ले लेना जाके 700 800 1000 2000 का, फिर वहां से देखा करना, फिर शांति से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी स्मॉल स्पेयर्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ आयरन स्पेयर ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक 12 सेंटीमीटर का, एक 12 सेंटीमीटर का स्पेयर है, ठीक है, रेडियस है, दो चीजें हैं, रेडियस सर्कल का ही होता है ना, ठीक है। तो इसका 12 सेंटीमीटर का एक बड़ा हमारे पास है, और इन्होंने बोला है कि हमें इसके छोटे छोटे बनाने हैं जिनका रेडियस जो है वो 4 होगा। रेडियस क्या होता है, सर्कल का हाफ, ठीक है, ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है। तो इसके हमें 4-4 सेंटीमीटर के रेडियस वाले कन्वर्ट करने हैं इसमें से। तो ये कितने बनेंगे, ये कितने बनेंगे, यहां तक चीज समझ आ गई। चलो अब आगे देखते हैं कि कितने बनेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये पहला जो है 4/3 पाई आर, ये आ जाएगा जो मेन है, जो मेन रेडियस है उसका, ठीक है। मेन रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये दूसरा जो है ये आ जाएगा जो जिसमें हमने कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कितने में करना है, हमने कन्वर्ट करना है 4 सेंटीमीटर में। यहां तक चीज समझ आ गई ना, 4 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। चलिए अब आगे देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई ये कट जाएंगे, सिंपल ये कट जाएंगे, आर क्यूब बचा, तो ऊपर बचा 12 का क्यूब, नीचे बचा 4 का क्यूब। अब देखिए कि 12 जो है, क्या ये 4 से कटता है, बिल्कुल कटता। आप बोलेंगे सर 4 तिया 12 होता है, तो ये 3 के साथ कट जाएगा, ठीक है, ये 3 के साथ कट जाएगा। तो पीछे हमारा क्या बचा, सिर्फ 3 का क्यूब बचा। तो अब 3 का क्यूब जल्दी से बता दें मेरे को बच्चे कि 3 का क्यूब जो है वो कितना होता है। क्यूब बोले तो 3 को 3 बार गुना करना, 3 3 9, 9 3 27। तो 27 जो है वो 4 सेंटीमीटर के रेडियस वाले स्पेयर्स जो हैं वो इस 12 सेंटीमीटर के स्पेयर से बन जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप यहाँ पे काटते नहीं तो अगर आप वैसे भी कर लेते तो 12 का जो क्यूब ले लेते, 12 का क्यूब ले लेते, ठीक है, फिर उसके ये लंबा हो जाता, 12 का स्क्वायर आता पहले 144, फिर इसको 12 के साथ करते ये क्यूब आता, फिर 4 का क्यूब आता 64, फिर इनको डिवाइड करते ये लंबा हो जाता। तो इससे बेटर है कि अगर यहीं पे कट रहा है, यहीं से क्वेश्चन शॉर्ट हो सकता है, तो हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे। क्योंकि जितनी जल्दी आप एग्जाम में मैथ्स रीजनिंग के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलोगे उतना आपका टाइम बचेगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन 10 सेकंड में हो गया, अगर आप इस तरह से करते तो यहाँ पे 2 मिनट लगते, तो कितना टाइम बचा ना आपका। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिव्यू में जरूर बताइएगा लास्ट में भाई कि क्लास आपको जो है वो कैसा लग रहा है, ठीक है, मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है और वो भी करवाएंगे आपको। फिर से एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के रिलेटेड क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इन्होंने दिया हुआ है 25350 सेंटीमीटर स्क्वायर इन्होंने दिया हुआ है। अब इन्होंने बोला हुआ है कि इसकी एक साइड बताइए, क्या बताइए, इसकी एक साइड बताइए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आज फार्मूले वाले हैं, आगे से जो बिना फार्मूले के निकाल सकेंगे, ट्रिक्स के साथ निकाल सकेंगे, वो धीरे धीरे हम ऐड ऑन करते हुए चलेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का
6 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। और ये किसके बराबर है, ये हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, 25350, इसके बराबर ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। चलिए अभी हमें साइड निकालनी है ना, तो मैंने आपको जैसे पीछे बताया कि जो टर्म एक साइड मल्टीप्लाई हो रही है वो अगर इज इक्वल्स 2 के उस साइड जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? तो चलिए इसको अभी हम आगे डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 के टेबल में आप देखो, आप चाहो तो ऐसे डिवाइड कर लो जैसे आपको इजी लगता है, ठीक है, ऐसे करके कर लो, 6 4 24, 1 कैरी 3, ऐसे कर लो जैसे आपको इजी लगता है। अब देखेंगे हम ऐसे डायरेक्ट करेंगे इधर से ही, ठीक है। 24 आएगा इसके टेबल में, 6 6 12 18 24, 4 के साथ आ जाएगा 24, एक बचा। फिर 13 है, 2 के साथ आ जाएगा 12, फिर एक बचा। 15 है, 6 दूनी 12, ये भी कट जाएगा। पीछे कितना बचा, 3 बचा। 6 के टेबल में 30 किसके साथ आता है, 6 5 30, 6 5 30। तो इसको काटने से हमारा ये आंसर हमारे पास आ गया। तो अब साइड स्क्वायर जो है, साइड स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया, 4225, इसके बराबर हो गया साइड स्क्वायर हमारा, 4225 के बराबर हो गया हमारा साइड स्क्वायर। अब आपको मैंने जैसे बताया साइड का यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, सिंपल है ना। साइड स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 4225 है, अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में तो आंसर ही नहीं है, ठीक है, इसको अंडर रूट में करेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो अब बताइए कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बनता है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो लगाइए यूनिट डिजिट वाला मेथड लगाइए, जैसे आपको पीछे बताया मैंने क्वेश्चन में कि ये 5 है इसके लास्ट में, तो मतलब इसका नंबर आंसर भी वही होगा जिसके यूनिट डिजिट में 5 बनेगा। अब 3 का यूनिट डिजिट 9 होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 7 9 होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। एक जो है, एक का यूनिट डिजिट 5 हो सकता है, ठीक है, ये आंसर में हो सकता है। डी जो है 5 का यूनिट डिजिट होता है 25, इसके 5 यूनिट डिजिट में आएगा, ये भी आंसर हो सकता है। अब हमारे पास कंफ्यूज हैं दो ऑप्शंस में कि 50-50 हो गया अभी, ठीक है, अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 50-50 हो गया। तो अब हम किसी को भी पकड़ के देख सकते हैं। 65 का स्क्वायर देखेंगे तो 5 का 25, 7 को 6 को 7 के साथ करेंगे, 6 6 का 36 और 42, ये देखिए 65 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसे लिखा 65, सीधा का सीधा आपने स्क्वायर कर दिया, कैसे कर दिया। ये ना इनको निकालने के छोटे छोटे ट्रिक्स हैं मेरे भाई, डबल डिजिट के स्क्वायर निकालना, ट्रिपल डिजिट के स्क्वायर निकालना, ठीक है, तो इनके ट्रिक्स हैं, ये भी आपको टाइम के साथ साथ बताता जाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे इसको हम, फिर कल फिर से आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sum of two number is 18 and the difference between them is 12, तो find the number। दो कोई नंबर हैं, उनको मान लो x है और एक y है, तो उन्होंने मेंशन किया है x प्लस y, इनका सम है 18। तो अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, x माइनस y करते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 12। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर आपको कि इन दोनों का सम जो है वो 18 है और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 12 है। अब हमें आप बताएंगे, देखिए चाहे तो आप सीधा डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से भी बात बन जाएगी, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ये सॉल्व भी करना है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी देख लो, इन दोनों का इन्होंने सम कितना बोला है, 18 बोला है, 5 और 3 कितने होते हैं, 8, ये तो बात बनेगी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 10 और 8 कितने होते हैं, 18, बिल्कुल ठीक है, ये सम हो गया इसका सही। अब इन्होंने बोला डिफरेंस 12 है, अगर हम 10 में से 8 को निकालेंगे तो पीछे 2 बचेगा, ये गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसको देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को, तो इसमें 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15, तो इन्होंने 18 बोला हुआ है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, 15 और 3 कितने होते हैं, 18, बिल्कुल सही है, ठीक है, 15 प्लस 3 कितने होंगे, 18 होंगे, इन्होंने यही बोला है कि इनका सम 18 है, बिल्कुल सही। दूसरा इन्होंने बोला है कि इनके बीच का गैप जो है वो 12 होगा, 15 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो क्या 12 हमारे पास आ रहा है, 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप ऐसे सीधा ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, सीधा ऑप्शन से भी आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई। अब मैं आपको आगे निकाल के भी बता देता हूं कि आपको निकालना कैसे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि ये चीजें तब आएंगी जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे, तब ये चीजें दिमाग में बनेंगी। अगर आपको बेसिक निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों में से एक टर्म पकड़ लेंगे, ठीक है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, ये 12 इन्होंने दिया हुआ है।
अब हम इसमें से एक डिजिट निकाल लेंगे। मान लो हमने x निकाल लिया, तो x इज इक्वल्स टू बाई, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना। इज इक्वल्स टू के मैंने आपको उधर बताया कि दूसरी साइड जब जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 12 माइनस बाई, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। ये हमने लेट की है, ये हमें लेट करनी पड़ेगी ताकि फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए। अब एग्जैक्ट वैल्यू जो x की होगी वो हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। अब सुनो, यहां तक हो गया। अब हम लिखेंगे आगे का स्टेप, देखिएगा। x प्लस बाई इज इक्वल्स टू 18 है, इनका दोनों का सम 18 है। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 माइनस बाई, तो लिखिए 12 माइनस बाई, ठीक है, प्लस 8 बाई, सॉरी प्लस का रहेगा बीच में, ठीक है, बाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 18। यहां तक क्लियर है, इज इक्वल्स टू 18। ये कैसे आया, 12 का 12 आ गया, 12 प्लस बाई, ये बाई यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो बाई है ऊपर, ये वाला बाई ये यहाँ पे लगा दिया, और ये किसके बराबर है, 18 के बराबर है। बाई प्लस बाई 2 बाई हो जाएगा। ये 12 जहाँ पे प्लस हो रहा है तो इसको इसकी साइड वाली पे लेना पड़ेगा, तो ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। 18 में से 12 गए तो कितने बचे, 6 बचे। तो ये क्या हो गया, 2 बाई इज इक्वल्स टू 6 हो गया। अब हमें बाई निकालना है, तो बाई इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कटेगा, तो बिल्कुल सही कटेगा, ठीक है। 3 2 6 के साथ ये कट जाएगा, ठीक है। तो बाई की वैल्यू क्या, नहीं 2 है यहाँ पे नीचे, 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी हमारे पास वाई की वैल्यू। ये है एक्चुअल वैल्यू। ये कौन सी है, ये एक्चुअल वैल्यू है जो हमें चाहिए। अब हम इससे इजीली जो है वो x की भी निकाल सकते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 15, 15, ये बिल्कुल सही इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे कुछ इस प्रकार से जो है वो ये क्वेश्चन निकालना था, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 15 और y की वैल्यू जो है वो आ गई 13। ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसमें आपको प्रैक्टिस लगेगी, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया इसको करने का कि सीधा ऑप्शन से इनको एलिमिनेट कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा दिया हुआ है कि भाई इनका सम इतना बन रहा है तो इनका सम करके देख लो, इसका नहीं बनता ये कैंसिल, इसका नहीं बनता ये कैंसिल, इन दो का बनता है सम। अब माइनस करके देख लो, माइनस भी उन्होंने दिया हुआ है डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस तो 2 बनेगा, ये गलत हो जाएगा, इसका डिफरेंस बनेगा 12। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। तो ये थी मेरे भाइयों आज की क्लास। उम्मीद करूंगा कि मैंने जितनी कोशिश की है, जितने अपनी तरफ से किया है, वो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगर उसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में, किसी टाइप में, तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। कोई अगर किसी भाई को कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। चलिए, हैप्पी टीचर्स डे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप सभी को भी। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। देखिए, एक ही बार में समझ नहीं आएगा आपको, इसके रिलेटेड और के जब क्वेश्चंस होंगे इसके रिलेटेबल, तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ऐसे ये बेसिक सी नॉर्म है, बेसिक सी चीज़ है कि एक बार अगर आप मैथ का एक क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो मोस्टली चांस है कि आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप 3-4 उसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है। आप ऐसे कीजिए कि खुद की प्रैक्टिस के लिए इसकी जगह कुछ और रख लीजिए, इसकी जगह कुछ और रख लीजिए, फिर इनको सॉल्व करते जाएं, तो डेफिनेटली जो है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होंगे, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, और पीडीएफ भी है हमारे पास, ठीक है। जेकेपी कांस्टेबल की पीडीएफ है और आर्मी की पीडीएफ है। जो कोई बच्चों को चाहिए होंगी इन एग्जाम्स के लिए वो हमसे ले सकते हैं, बट याद रखें ये पेड पीडीएफ हैं, फ्री नहीं है, सो प्लीज़, ठीक है। तो बाकी अपना प्यार दिखाते रहें सभी दोस्त, बने रहें साथ, विश्वास बना के आपको जो है सफलता तक हम लेके जाएंगे। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो वगैरह शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी करते हुए चलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जिन जिन दोस्तों ने ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप सभी दोस्त जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे भाई कि कैसा आपको जो है वो क्लास लगा है। व्हाट्सएप का नंबर लिख लो 8899522815। इस नंबर पे मैसेज कर लेना जिसको भी क्वेरी होगी पीडीएफ वगैरह के रिलेटेड। तो चलिए, दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कल फिर से आपको सेम टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।